सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, किस्त नंबर 2। 1144 ईस्वी में जब इमादुद्दीन ने एडिसा को फतह किया था तो वहाँ का हुक्मरान जोसलिन सानी एडिसा से भागकर दरियाई फरात के मगरिब में वाक़े तल बाशिर के शहर में जाकर मुकीम हो गया था। 1146 ईस्वी में इमादुद्दीन एक बुज़दिल कातिल की तलवार का शिकार हो गया तो जोसलिन सानी के दिल में फिर से हुकूमत का जज्बा जागा। उसने एडिसा के ईसाई बाशिंदों से साज़बाज करके जमादियुल आखिर 541 हिजरी मुताबिक 1146 ईस्वी में एडिसा पर शबखून मारा और मुसलमान मुहाफिजों को रौंदता हुआ शहर के अंदर दाखिल हो गया। किला के मुसलमान बर वक्त खबरदार हो गए और उन्होंने शहर के ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को किला के अंदर दाखिल कर लिया और फिर उसके दरवाजे बंद करके जोसलिन सानी का मुकाबला पर डट गए। नूरुद्दीन महमूद को जो ही इस वाक़ये की खबर मिली वो 10,000 सवार लेकर तूफान की तरह एडिसा की तरफ बढ़ा और आनन फानन उसको चारों तरफ से घेर लिया। दूसरे दिन लड़ाई का आगाज हुआ तो ईसाई आगे और पीछे दोनों तरफ से मुसलमानों के हमलों के जद में आ गए। किले के अंदर से महसूर मुसलमान तीरों की बारिश कर रहे थे और बाहर से नूरुद्दीन की फौज ईसाई लश्कर पर कयामत ढा रही थी। शाम होते होते जोसलिन सानी के हजारों लश्करी मारे गए और वो खुद अपने 20 सरकिरदा सरदारों के हमरा एक बुर्ज में जा छिपा। मुसलमानों ने उस बुर्ज को बारूदी सुरंग बिछाकर उड़ा दिया। ईसाई सरदार तो सब के सब मारे गए। अलबत्ता जोसलिन सानी किसी तरह बच निकला और भेष बदल कर फरार हो गया। अल्लामा इब्ने असीर का बयान है कि एडिसा पर जोसलिन सानी के कब्जा की खबर सुनकर सैफुद्दीन गाजी भी एक जर्रार फौज लेकर मोसुल से चल पड़ा था। जिस वक्त वो एडिसा के करीब पहुंचा तो उसे इत्तला मिली कि नूरुद्दीन महमूद ने ईसाई बागियों को करार वाकई सज़ा देकर शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया है। सैफुद्दीन ये खबर सुनकर बेहद खुश हुआ और अपने लश्कर समेत मोसुल को वापस चला गया। वहाँ से उसने एक खास कासिद के ज़रिए नूरुद्दीन को मुबारकबाद भी भेजी और उसको अपने मुकम्मल ताउन और सरपरस्ती का यकीन दिलाया। नूरुद्दीन ने एडिसा में चंद दिन कायम किया और उस दौरान में शहर और किला की हिफाजत के ख़ास इंतज़ामात किए। इसके बाद वो एक मजबूत दस्ताए फ़ौज को वहाँ छोड़कर वापस हलब आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि एडिसा को मेसोपोटामिया की आग समझा जाता था। सियासी और जंगी एतबार से ये शहर फिल हकीकत बेहद अहम था और सलेबी उसको अपना मुस्तकिर बनाकर पूरे इराक और शाम पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे थे। 1144 ईस्वी में जब इमादुद्दीन जंगी ने उसको सलीबियों से छीना तो अक़वाम फ़िरंग को धचका लगा और उसी वक्त से उनमें फिर सलेबी जंग की बातें होने लगी। ताहम तल बाशिर में जोसलिन सानी की मौजूदगी ने उनकी धारस बंधाई रखी। इमादुद्दीन की शहादत के बाद अक़वाम यूरोप की शह पर ही जोसलिन सानी ने अपनी खोई हुई हुकूमत को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन जब नूरुद्दीन महमूद ने उसको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त देकर एडिसा को मजबूत पंजों में दबोच लिया तो सारा यूरोप गम व गुस्सा से खोल उठा। उनके इज़्तिराब में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब एडिसा के अर्मेनी पादरियों का एक गिरोह अपनी फरियाद लेकर पोप यूगेन्स की खिदमत में हाजिर हुआ और उसको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। मचाट लिखता है, एशिया के ईसाइयों की सफारत का पुरअलम बयान सुनकर मुकद्दस पोप की आंखों से सिले अश्के रवा हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि अर्ज़ मशरिक़ के ईसाइयों की मदद करना खुदावंद यसू मसीह के तमाम नाम लेवाओं का फ़र्ज़ अव्वलीन है। अगर वो इस वक्त न उठे तो यरूशलेम को भी अपने हाथों से गवा बैठेंगे। पोप का ये फरमान गोया जंग मुकद्दस का ऐलान था जिसने सारे यूरोप में फिर ज़बरदस्त हिज़ान बर्पा कर दिया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह को सिर्फ 45 बरस गुजरे थे और लोगों के दिलों में उस अजीम शान फ़तह की याद अभी ताज़ा थी। उन्होंने बड़े जोश व खरोश से
फिर हथियार उठा लिए। ऐन उसी जमाने में सरजमीन यूरोप में पुर असरार राहिब नमूदार हुआ, जिसकी मशहूर कुन शख्सियत शोला बयानी और तलाकत लिसानी ने सारे यूरोप में आग लगा दी। ये शख्स सेंट बर्नार्ड था, जो बरगंडी के एक अमीर का बेटा था और 15 बरस से तारिकुद दुनिया होकर रहबानियत की जिंदगी गुजार रहा था। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पहली सलेबी जंग के शोलों को हवा देने वाला अगर एक तारिकुद दुनिया राहिब था, तो दूसरी सलेबी जंग पर अहले यूरोप को आमादा करने वाला भी एक तारिकुद दुनिया राहिब ही था। गोया तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। सेंट बर्नार्ड की धुआंधार तकरीरों ने यूरोप में वही कैफियत पैदा कर दी जो गुज़िश्ता सलेबी जंग से पहले पैदा हुई थी, बल्कि फिल हकीकत उससे भी बढ़कर जोश पैदा हो गया और अदना तबके से लेकर बादशाहों तक मुसलमानों के खिलाफ गैज़ो गज़ब में भर गए। 1146 ईस्वी में वेज़ली के मुकाम पर एक ज़बरदस्त इज्तिमा हुआ, जिसमें न सिर्फ आम लोगों का बेपनाह हुजूम था, बल्कि तबक़ाए उमरा के लोग भी बड़ी कसरत से शरीक थे। यहाँ तक कि खुद शाह फ्रांस लुई हफ्तम बनफ्स नफीस वहाँ मौजूद था। सारी फ़िज़ा जंगी नारों से गूंज रही थी और गैज़ो गज़ब में भरे हुए लोग फिलफौर किसी फैसले पर पहुँचना चाहते थे। उस पुरखरोश फ़िज़ा में सेंट बर्नार्ड ने एक ऐसी असर अंगेज़ तकरीर की कि लोगों के दिल हिल गए। खुद शाह फ्रांस ने आगे बढ़कर सेंट बर्नार्ड के हाथों से सलीब ली और तमाम मजमा के सामने उसको अपने सीने पर लगाकर ऐलान किया कि मैं जंगे मुक़द्दस में ज़रूर हिस्सा लूँगा। अब लोगों के जोश व खरोश की इंतहा न रही और सब ने अहद किया कि वो सलीब की सर बुलंदी की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। मचाट लिखता है कि वेज़ली की कॉन्फ्रेंस के बाद गांव के गांव और शहर के शहर खाली हो गए और सिवाय अपाहिजों या बेवा और यतीमों के वहाँ कोई मुतनफ़िस नज़र नहीं आता था। बाकी सब लोग सलीब बरदारों में शामिल हो गए थे। जिन लोगों ने हथियार उठाने से गुरेज किया, सलीब बरदारों ने उनको गैरत दिलाने के लिए चरखा और तकुल्ले भेजे। वेज़ली की कॉन्फ्रेंस से फारिग होने के बाद सेंट बर्नार्ड जर्मनी गया और शाह कॉनर्ड सोम को जंगे मुक़द्दस में शामिल होने की तरगीब दी। पहले तो बादशाह ने सर्द महरी से काम लिया, लेकिन जब एक दिन सेंट बर्नार्ड ने उसके सामने एक इंतहाई मुअस्सिर और दर्दनाक तकरीर की, तो उसका दिल पिघल गया और उसने फ़ौरन सेंट बर्नार्ड से सलीब लेकर जिहाद मुक़द्दस में शरीक होने का ऐलान कर दिया। उन दो ताकतवर बादशाहों के अलावा तबक़ाए उमरा के बेशुमार सरदारों ने अपने तौर पर क्रूसेड्स के लिए ज़बरदस्त तैयारियां की। यहाँ तक कि जर्मनी और फ्रांस के कोने कोने से सलेबी जुनूनियों का सैलाब उमड़ आया। उन सब पर मुस्तज़ाद नेज़ों और ढालों से मुसल्लह सलीब बरदार औरतों की फ़ौज थी, जिसकी क़ियादत शाह फ्रांस की मल्लिका एलिज़ ऑफ गेन कर रही थी। बाज़ मौरिखीन ने लिखा है कि घोड़ों पर सवार उस मुसल्लह नस्वानी फ़ौज की तादाद 50,000 के लगभग थी और उसमें बेशुमार फ़ाहिशा औरतें भी शामिल हो गई थी। अक्सर ओबाश नौजवान को उन औरतों की मौजूदगी ने सलेबी जंग में हिस्से लेने की तरगीब दी। फिल हकीकत इन औरतों की वजह से सलेबी लश्कर में बदकारी की वो गर्म बाजारी हुई कि शैतान भी पनाह मांग गया। लुइस और कॉनर्ड ने अपनी सल्तनतों के इंतज़ाम के लिए नायब मुकर्रर कर दिए और ख़ुद आज़मुदाकार जंगजुओं की जर्रार फ़ौजें लेकर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुए। लुइस के हमरा औरतों की फ़ौज के अलावा 1 लाख जंगजू थे और कॉनर्ड के साथ इस कदर फ़ौज थी कि मचाट के कौल के मुताबिक ना तो उनको समंदर की लहरें उठा सकती थी और ना उनको समाने के लिए मैदान ही थे। अक्सर मुअर्रिखीन का अंदाज़ा है कि दोनों बादशाहों के झंडों के नीचे 9 लाख के करीब जंगजू थे, जो शाम और फ़लस्तीन के ईसाइयों की मदद के जज्बे से सरशार थे। सलेबी लश्कर का पहला पड़ाव कुस्तुनतुनिया था। वहाँ उस वक्त
شاہ مینوئل اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کی کثرت تعداد سے گھبرا گیا، تاہم اس نے حتی الوسع ان سے اچھا سلوک کیا اور ہر ممکن امداد دینے کا یقین دلایا، لیکن صلیبیوں کی بدمستیوں پر کوئی کہاں تک قابو رکھتا۔ قسطنطنیہ کے یونانی باشندے بہت جلد ان سے بیزار ہو گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ بلا جلد از جلد ان کے سر سے ٹل جائے۔ چنانچہ ان کی رہنمائی میں صلیبی لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو کر شاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی کی قیادت میں ایشیائی کوچک میں جا داخل ہوا۔